नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश सामने आया है, जिसमें कोर्ट ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 48 घंटे के अंदर बूथ वाइज वोटिंग डेटा और फॉर्म 17C डेटा अपलोड करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की वेकेशन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव के 5 फेज की वोटिंग हो चुकी है। बेंच ने कहा कि अब सिर्फ 2 फेज की ही वोटिंग बाकी है। ऐसे में डेटा अपलोडिंग के लिए मैन पावर जुटाना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल होगा। चुनाव बाद रेगुलर बेंच मामले को देखेगी। चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि फॉर्म 17C यानी प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड के आधार पर मतदाता मतदान डेटा का खुलासा करने से मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा होगा। ईसीआई ने शीर्ष अदालत को बताया कि फॉर्म 17C को जनता के सामने सामान्य रूप से प्रकट करने पर नियमों में विचार नहीं किया गया है। तो ये तो हुई एक पक्ष यानी कि चुनाव आयोग की बातें, जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं करने को लेकर। लेकिन आखिर चुनाव आयोग को कोर्ट क्यों जाना पड़ा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने वोटिंग प्रतिशत में फर्क आने पर याचिका लगाई थी। याचिका के मुताबिक चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद और 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के 4 दिन बाद 30 अप्रैल को फाइनल वोटिंग परसेंट जारी किया था। इसमें वोटिंग के दिन जारी शुरुआती आंकड़ों के मुकाबले वोटिंग परसेंट लगभग 5-6% ज़्यादा था। बता दें कि लोकसभा चुनाव शुरू होने के बाद वोटिंग के दिन चुनाव आयोग वोटर टर्नआउट जारी करता है। इसके कुछ दिन बाद वह इस फेज के फाइनल डेटा जारी करता है। चुनाव आयोग ने जो याचिका दायर की थी, उसके तर्क में उसका कहना है कि ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिसका दावा सभी मतदान केंद्रों में मतदाता मतदान के अंतिम प्रमाणित डेटा को प्रकाशित करने के लिए किया जा सके। इसमें कहा गया कि वेबसाइट पर फॉर्म 17C अपलोड करने से शरारत हो सकती है और इमेज के साथ छेड़छाड़ की संभावना है, जो व्यापक असुविधा और अविश्वास पैदा कर सकती है। आगे बताया गया कि नियमों के मुताबिक फॉर्म 17C केवल पोलिंग एजेंट को दिया जाना चाहिए और नियम किसी अन्य इकाई को फॉर्म 17C देने की अनुमति नहीं देते हैं। चुनाव आयोग ने शीर्ष अदालत को बताया था कि फॉर्म 17C को जनता के सामने सामान्य रूप से डिस्क्लोज करने पर जो रूल्स हैं, उसे लेकर विचार नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर लोग ये तर्क दे रहे थे कि रिटर्निंग ऑफिसर के सिर्फ क्लोज बटन दबाने से ही तुरंत फॉर्म 17 में दर्ज किए जाने वाले वोटों की संख्या दिखने लगेगी और इस काम में सिर्फ 3 सेकंड ही लगेंगे। दूसरी तरफ कपिल सिब्बल ने एक्स पर लिखा कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि फॉर्म 17 अपलोड करने का कोई कानूनी आदेश नहीं है, जो मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड है। सचमुच चौंकाने वाला है। यदि गिने गए वोट अपलोड किए गए हैं तो डाले गए वोट क्यों नहीं अपलोड किए जा सकते? ऐसे आयोग पर हम कैसे भरोसा करें? इन सबके बीच विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत का अंतिम आंकड़ा कई दिन बाद जारी करके उसे बढ़ा दिया है। उससे कई लाख वोटों का अंतर आ गया। कांग्रेस कहती है कि 4 चरणों के चुनाव के बाद लगातार मतदान प्रतिशत के आंकड़े बढ़ते गए और करीब 1 करोड़ वोट बढ़ गए। तो ये तो हुई कांग्रेस सहित विपक्ष की बात। अब इस पूरे बवाल पर चुनाव आयोग का कहना है कि मतदान में परिवर्तन की कोई भी काउंटिंग, मतदान के अगले दिन अपडेट की गई संख्या और कुछ दिनों बाद जारी होने वाले अंतिम आंकड़ों के बीच के अंतर के आधार पर की जानी चाहिए। मतलब कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अगर आप काउंटिंग कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि अपडेटेड नंबर और कुछ दिनों बाद जो जारी होता है डेटा, उन दोनों के बीच के जो अंतर आता है उसे ही लेना चाहिए। डेटा के इस अंतर पर चुनाव आयोग का कहना है कि मतदान के दिन के नंबरों को अगले दिन दिए गए नंबरों से अलग करके देखना गलत था। ऐसा इसलिए क्योंकि मतदान के दिन दूर दराज के मतदान केंद्रों से मतदान विवरण आमतौर पर उपलब्ध नहीं होते हैं। अगले दिन तक सभी मतदान केंद्रों से वोटों का विवरण आ जाता है तो उसे अगले दिन अपलोड किया जाता है, जिसकी वजह से नंबर में कुछ अंतर दिखता है। बड़ी बात है कि चुनाव आयोग इस अंतर को कुछ लाख का ही बता रहा है, जबकि कांग्रेस यह अंतर 1.07 करोड़ की बता रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि वोटिंग के अंतिम डेटा पर जो हंगामा मचा है, उसे लेकर मतदान में कितने प्रतिशत का अंतर है।
मतदान के अपडेटेड डेटा के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों की तुलना में पूर्ण और प्रतिशत में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं दिखा। फॉर एग्जाम्पल, पहले चरण के दौरान मतदान के दिन यानी 19 अप्रैल के दिन कुल मतदान प्रतिशत 63.5% रहा, लेकिन जब अगले दिन कुल मतदान प्रतिशत आया तो वो बढ़कर अगले दिन 66.1% हो गया। हालांकि अंतिम मतदान प्रतिशत में कोई चेंज नहीं आया। ऐसा ही कुछ शुरुआती 3 चरणों में आए रुझान में दिखा। हालांकि चौथे चरण में अंतिम मतदान प्रतिशत में मामूली वृद्धि हुई और यह पिछले आंकड़े 68.9% से बढ़कर 69.2% हो गया। इस चरण के दौरान अपडेट किए गए आंकड़ों में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। सूत्रों का कहना है कि डेटा में ये वृद्धि बाद में दिन में अधिक मतदान होने के कारण हुआ था, जिसके कारण कई केंद्रों पर मतदान की अवधि बढ़ानी पड़ी। इसे लेकर चुनाव आयोग ने 2019 का डेटा भी सामने रखा। उसने कहा कि 2019 में सभी चरणों में मतदान के दिन शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी संख्या और चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम संख्या के बीच का अंतर 1.5% और 3.4% के बीच था। चुनाव आयोग के एक सूत्र ने बताया कि बूथों पर मतदान पूरा होने के बाद मतदान दल फॉर्म 17C के साथ संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास आते हैं। इस फॉर्म में वोटों की सटीक संख्या सटीक लिखी होती है। चुनाव आयोग का ये भी दावा है कि फॉर्म 17C में जो विवरण दर्ज किए जाते हैं उस फॉर्म की साइन की हुई प्रतियां मतदान एजेंटों को मिलती हैं। इसलिए किसी भी मतदान केंद्र पर कुल मतदान में किसी भी तरह के बदलाव या वृद्धि का सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडी गठबंधन के नेताओं को वोटर टर्नआउट को लेकर एक पत्र लिखा था और अंतिम आंकड़े जारी करने में देरी को लेकर आरोप लगाए थे। चुनाव आयोग ने खड़गे के इस बयान को काफ़ी गैर जिम्मेदाराना बताया और सख्त टिप्पणी की थी। बिना किसी का नाम लिए कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष द्वारा चुनावी चरणों और प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर हमला करने वाले बयान मतदाताओं की हिस्सेदारी पर नकारात्मक असर डाल सकती है। चुनाव आयोग ने इस दौरान 2019 लोकसभा चुनावों की भी याद दिलाई, जब वोटर टर्नआउट के आंकड़े बाद में अपडेट किए गए थे। दूसरे चरण में तब 18 अप्रैल को 66% पोलिंग का आंकड़ा दिखाया गया था, लेकिन 5 दिन बाद समीक्षा के बाद बताया गया कि ये 69.43% है। इसी तरह 2021 में केरल के आंकड़े पहली नज़र में 69.95% थे, समीक्षा के बाद जिसे 76% किया गया। आयोग ने कहा कि वोटर टर्नआउट ऐप में भी सब कुछ सार्वजनिक है। इन सबके बीच वोटों की गड़बड़ी के आरोपों की सच्चाई का पूरा मामला क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। अन्यथा 4 जून को रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन देश की जनता के मन में शंकाएं बनी रहेंगी कि चुनाव का रिजल्ट कितना सही है और कितना गलत। साथ ही देश की जनता रिजल्ट का आकलन अपनी पसंद और नापसंद की पार्टियों के आधार पर करने लगेंगी, ये भी तय है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या फॉर्म 17C को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने झूठ बोला था? सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से डिसीजन आया वो पहली नज़र में तो यही बता रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग झूठ बोला होता या विपक्ष के गड़बड़ी के आरोपों में दम होता तो कोर्ट बाकी 2 चरणों का इंतजार नहीं करता। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर आरोप लगाती हैं, ईडी सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों पर आरोप लगाती हैं, सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन को लेकर सवाल खड़े करती हैं, और हासिल क्या होता है? जनता के बीच विपक्ष की मिट्टी पलीद होती है। वैकुंठ विपक्ष की तरफ 2 कदम और आगे बढ़ जाता है विपक्ष। लेकिन इन आरोपों से सिर्फ विपक्ष ही नहीं बर्बाद हो रहा, बल्कि सत्ता से विपक्ष दूर भी हो रहा है और आम जनता का भी इसमें बहुत कुछ सुहा हो जाता है विपक्ष के आरोपों के बीच। क्योंकि विपक्ष के इन आरोपों से सरकार, संवैधानिक संस्थाओं में जनता का विश्वास तो कम होता ही है। ये सोचकर जनता वोट देने से भी हिचकती है कि अगर चुनाव में धांधली ही होनी है तो वोट क्यों देने जाए। जनता शासन को लेकर, सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर हतोत्साहित तो होती ही है और फिर लोकतंत्र का इसी तरह से धीरे धीरे सर्वनाश भी हो सकता है, ये भी तय है। विपक्ष के इन आरोपों को लगाने से पहले सोचा भी नहीं था कि रियल टाइम मतदान और फाइनल आंकड़े में अंतर क्यों है, देरी क्यों हो रही है, क्या इस पर भी विचार किया या फिर देरी को ही आधार बनाकर आरोप लगा दिए। 1.7 करोड़ वोटों के जिस अंतर की बात कर रहा है विपक्ष या कांग्रेस, क्या उसने सोचा कि ये अंतर प्रति लोकसभा सीट कितना बैठता है? बता दें कि ये अंतर लगभग 20 से 28 हज़ार प्रति सीट बैठता है, यानी कि हर सीट पर 26-27 हज़ार वोट बढ़े। जिस देश में सीपी जोशी जैसे दिग्गज नेता एक वोट से हार जाते हैं, उस देश में ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि विपक्ष के ये आरोप
किस तरह से लोकतंत्र को समूल नष्ट कर देंगे। विपक्ष को पता है कि इस बार चुनावी लड़ाई आर या पार की है। 2024 के बाद या तो उम्रदराज नेता कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या फिर जो एक दशक से सत्ता से दूर हैं वे उम्रदराज हो जाएंगे। हाल के महीनों में ईडी और सीबीआई की नेताओं पर जिस तरह से कार्रवाई हुई है वो विपक्षी नेताओं को और डराने वाला है। और जब पीएम मोदी अगले 5 सालों में 2047 की योजना पर काम करने की बात करते हैं तो कहा जा सकता है कि अगला 5 साल सत्ता पक्ष के लिए किस तरह का होगा या विपक्ष के लिए कितना नागवार गुजरेगा। अब बात करते हैं फॉर्म 17C की, जिसके आंकड़े जारी करने को लेकर ही हंगामा होता रहा और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया जारी करने को लेकर। तो क्या है फॉर्म 17C, इस पर एक नज़र डालते हैं। फॉर्म 17C में एक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों की संख्या दर्ज होती है, यानी 17C दर्ज किए गए मतों का लेखा जोखा है। मतदान के आखिर में उम्मीदवारों के मतदान एजेंटों को फॉर्म 17C जारी किया जाता है। फॉर्म 17C में मतदान केंद्र में उपयोग की गई ईवीएम की पहचान संख्या, मतदान केंद्र के लिए निर्धारित मतदाताओं की कुल संख्या, मतदाताओं के लिए रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या यानी फॉर्म 17A वाला, और उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद अपना वोट नहीं देने का फैसला किया, उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें वोट देने की अनुमति नहीं थी, और हर ईवीएम में दर्ज किए गए वोटों की कुल संख्या जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होती है। उसी फॉर्म के दूसरे हिस्से में काउंटिंग के परिणाम होते हैं जिसे मतगणना के दिन दर्ज किया जाता है। तो ये रहा फॉर्म 17C का पूरा मामला। देखा जाए तो किसी भी चुनावी याचिका में जब परिणाम को चुनौती दी जाती है तो सबसे महत्वपूर्ण और प्रमाणिक दस्तावेज फॉर्म 17C को ही माना जाता है। फॉर्म 17C में दर्ज मतदाताओं और वोट डालने वालों की संख्या का मिलान ईवीएम काउंट से भी किया जा सकता है। विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी को लेकर ये सारी बातें समझनी चाहिए। विपक्ष आंकड़ों को जारी करने में देरी को लेकर चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाता रहा उस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि अब सिर्फ 2 फेज़ की ही वोटिंग बाकी है। ऐसे में डेटा अपलोडिंग के लिए मैन पावर जुटाना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल होगा। चुनाव बाद रेगुलर बेंच मामले को देखेगी। विपक्ष को भी इस तरह से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ें क्लियर की अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष में सत्ता को लेकर उतावलापन जरूर दिखता है। तभी तो ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं को अदालतें 40 बार खारिज कर चुकी होती हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।